आइए अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई, यानी लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है और ऊंचाई कैसे, मोटाई विड्थ दे दिया है, लेंथ दे दिया है, ब्रॉडनेस दे दिया है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4.234 मीटर, 1.005 मीटर व 2.01 सेंटीमीटर है। उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमको बात आयतन और क्षेत्रफल की नहीं है, वो तो निकाल ही लेंगे। उचित सार्थक अंकों तक यदि समान राशि के विभिन्न मान अलग अलग मात्रकों में दिए गए हों तो सर्वप्रथम उन्हें सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तित किए बिना समान मात्रकों में परिवर्तित करते हैं। जाहिर सी बात है, जितना भी कैलकुलेशन होता है पहले मात्रक बराबर किए जाते हैं कि एक ही मात्रक में सारी राशि आ जाए, तो पहले सबका एक ही मात्रक करते हैं। ये तो मीटर में दिया गया है, ये भी मीटर में दिया गया है, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे तो 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा तो 0.0201 हो जाएगा, इतने मीटर। अब सारी राशियां मीटर में हो गई। अब शीट का क्षेत्रफल, तो अब देखिए कह रहा है धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः इतना, इतना और इतना है। तो कह रहा है उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है अगर, तो देखिए मेरी फोटो को देखिए, यहाँ पर मेरे हाथ में एक बुक है। इस बुक में देखिए इधर वाला पृष्ठ ऊपर भी है, नीचे भी है, मतलब 2 हो गए। इधर वाला पृष्ठ इधर भी है और इसके पीछे भी है, ये भी 2 हो गए। इधर वाला पृष्ठ ऊपर है, इधर भी है, यानी ऊपर भी 2 पृष्ठ हैं, ऊपर नीचे वाले, अगल बगल वाले, दाएं बाएं वाले, मतलब इसमें 6 फलक हैं और 6 में 2-2 आपस में बराबर बराबर है। इधर वाला इसके बराबर है, इधर वाला इसके बराबर है, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर है। तो इस तरीके से हर एक 2-2 पृष्ठ हैं। तो इसीलिए इसने देखिए शीट का क्षेत्रफल निकालते समय सबसे पहले 2 का गुणा किया है, क्योंकि हर एक चीज 2 बार है। तो 2, अब लंबाई गुणे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, तो सबसे पहले लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणे मोटाई, फिर मोटाई गुणे लंबाई, ऐसे क्रम से गुणा करके लिखा है। 2 सारे पृष्ठ 2-2 बार हैं तो 2-2 तो ऐसे करके हम लोगों को करना है साल। तो ऐसे किया, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे मोटाई प्लस मोटाई गुणे लंबाई, तो ये सारे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शीट का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 2 × 4.36000739, इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पर देखिए 2 × आया, अब 2 का गुणा होगा तो आ जाएगा 8.7209478 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना है कि जो हमारी ये तीनों राशियां थी, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, LBT, सबसे कम सार्थक अंक किसमें थे। तो अब देखिए हमने बदल लिया, वो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन बदलने पे भी देखिए यहाँ 3 सार्थक अंक है, यहाँ भी 3 सार्थक अंक है। और हमने पढ़ा था कि सार्थक अंकों की जब बात आती है तो जिसमें सबसे कम सार्थक अंक हो, उत्तर वहीं तक हम लोगों को देना है। तो इसलिए क्योंकि मोटाई में न्यूनतम सार्थक अंक 3 है, अतः क्षेत्रफल को भी 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकन करने पर, तो
तो छेदफल को 3 सार्थक अंकों तक जब पूर्णांकन करेंगे तो छेदफल था 8.720947 अब ये 9 को इधर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि 9 5 से ज़्यादा है। अब ये 1 इधर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि 5 से कम है, तो 3 अंक अगर हमें रखना है तो 8.72 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आयताकार शीट का छेदफल A = 8.72 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर आयतन निकालना हो तो आयतन में 3 विमाएँ हो जाती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या मोटाई 3 हो जाएगी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, तो तीनों की वैल्यू रख दी, आ गया 0.0855289। अब देखिए 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकन इसका भी करेंगे क्योंकि मोटाई जिसमें कम सार्थक अंक थे तो उनकी संख्या 3 थी, इसलिए 3 सार्थक अंक तक रखेंगे। तो 1 2 3। अब ये 2 जो है 5 से कम है इसलिए इधर कुछ नहीं कर पाएगा, तो 0.0855 मीटर क्यूब हो गया। ये 0 सार्थक अंक में नहीं लिया जाएगा, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि पंसारी की तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.3000 किलोग्राम है। पंसारी का मतलब होता है जो जड़ी बूटियां बेचते हैं। सोने के 2 टुकड़े जिनका द्रव्यमान 20.15 ग्राम व 20.17 ग्राम है डिब्बे में रखे जाते हैं। डिब्बे का द्रव्यमान दे दिया और सोने के 2 टुकड़े हैं उनका द्रव्यमान दे दिया। कह रहा है डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना है। बी उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमानों में कितना अंतर है। 2 बातें हमको बताना है। तो सबसे पहले देखिए डिब्बे का द्रव्यमान जो दिया गया है 2.3, 1 2 3 0 भी रखे गए हैं, लेकिन इसने लिखा है m = 2.3 kg। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में देखिए हिंदी में गलत दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है द मास ऑफ ए बॉक्स मेजर्ड बाय ए ग्रोसर, मतलब ग्रोसर्स मतलब पंसारी, बैलेंस इज 2.300 kg। तो मास ऑफ ग्रोसर्स बॉक्स 2.300 kg। तो हिंदी वर्जन में कुछ गलत दिया गया है, उसको ध्यान देना है। तो 2.300 2 बार 0 है, 3 बार नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब सोने के पहले टुकड़े का द्रव्यमान M1 कितना दिया गया है 20.15 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो 0.3 अंक खिसक जाएगा, तो 0.02015 हो जाएगा। सोने के दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान M2 = 20.17, फिर 1000 का भाग देंगे तो 0.3 अंक खिसक जाएगा, तो 0.02017 kg। सारी वैल्यू एक ही मात्रक में रखना है, तभी हम बाद में तुलना करेंगे। अब डिब्बे का कुल द्रव्यमान, अब डिब्बा सहित द्रव्यमान पूछ रहा है, तो जो 2 सोने के टुकड़े हैं उनका और डिब्बे का पूरा कुल द्रव्यमान पूछ रहा है, तो m + m1 + m2 हो जाएगा। अब डिब्बा हमारा 2.300 था, उसको लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि उसको सार्थक अंक में नहीं लिया जाता इसलिए उसने नहीं लिखा। तो 2.300 + 0.02 देखिए इधर वाले सार्थक अंक गिने जाएंगे, इधर 00 रखना चाहिए था क्योंकि 2.300 सार्थक अंक गिने जाएंगे। चलिए फिर भी सॉल्व करते हैं। तो हिंदी वर्जन में काफ़ी गलत रहता है, इसको ध्यान देना है। ये लिखना चाहिए था 2.300 + 0.02015 + 0.02017, ये होना चाहिए था। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। वैसे जोड़ने में जीरो का विशेष महत्व नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सार्थक अंकों तक जो दिया गया है उसको लिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 सार्थक अंक, इसमें एक 0 ज़्यादा लिख दिया है, इंग्लिश वाले में अभी हम लोगों ने देखा। तो इसको जोड़ा गया तो आ गया 2.34
0.032 किलोग्राम। अब देखिए, चूंकि डिब्बे के द्रव्यमान में सबसे कम दशमलव अंक, अब देखिए इंग्लिश वाले वर्जन में भी यहाँ पर तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर 2.3 लिखा है। तो कुल मिलाकर के हमको क्या लिखा है इससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, गलतियाँ होती हैं। बस ये ध्यान देना है कि जितने कम अंक वाला नंबर होगा, जितने कम अंक वाली राशि होगी, वहीं तक कैलकुलेट करके हमको पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 2.3 लिखा है। इनको जोड़ने में, अब इसको छोड़िए, यहाँ ध्यान दीजिए। तो जोड़ने में देखिए, इसमें सबसे दशमलव के बाद एक ही अंक है, इसमें ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है। तो दशमलव के एक अंक बाद तक ही हम उत्तर देंगे। तो ये 4 है, अगर 5 से ज़्यादा होता तो ये बदलता, लेकिन 4 है इसलिए नहीं बदलेगा, इसलिए हमारा आंसर 2.3 kg हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब यही सही लिखा है, कुछ त्रुटि है इसमें। तो कुल मिला के यहाँ पर जोड़ने में 2.3 लिखा है, तो सबसे कम ये है, तो यहीं तक हमको आंसर देना है, तो 2.3 kg हो जाएगा। अब देखिए, सोने के टुकड़ों के द्रव्यमान में अंतर, अब अंतर निकालना है डेल्टा एम। तो 2 द्रव्यमान हमारे पास दिए गए हैं, एक ये और एक ये। अंतर निकालना है तो ज़्यादा में कम को घटा रहा है, तो M2 में M1 को घटा दिया, तो ये आ गया 0.02 ग्राम। अब देखिए, चूंकि जो घटाए गए हैं उनमें देखिए दशमलव के बाद 2 जीरो हैं, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ भी 0.02 यानी दशमलव के बाद 2 स्थान तक हमारा जो कैलकुलेशन किया गया है वो है। तो इसलिए सोने के दोनों टुकड़ों के द्रव्यमानों में 2 दशमलव अंक हैं, ये दोनों द्रव्यमानों में, इसलिए द्रव्यमानों के अचर के द्रव्यमानों में के अंतर के मान में भी 2 दशमलव अंक होंगे। तो जो उत्तर आएगा उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। अतः द्रव्यमानों के अंतर का यह मान सही है, इसलिए आंसर हमारा यही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोई भौतिक राशि P 4 प्रेक्षण योग्य राशियों A, B, C तथा D से इस प्रकार संबंधित है। तो दिया गया है कि P = A³ B² अपान √C × D। अब कह रहा है A, B, C तथा D के मापने में त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 4% और 2% है। इनको नापने में ABCD को राशि P में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। अब ये कैलकुलेट किया जाए, अगर इसमें इन सब में इतना परसेंट त्रुटि हो रही है, तो P में कितना परसेंट की त्रुटि होगी। यदि उपर्युक्त संबंध का उपयोग करके P का परिकलित मान 3.763 आता है, तो आप परिणाम का किस मान तक निकटन करेंगे, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक रखेंगे, वही सार्थक अंक के हिसाब से। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, हमको दिया गया है P = A³ B² अपान √C × D। अब देखिए, ये अंडर रूट पूरे में है। अब भौतिक राशि P में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर जो होती थी, तो उसको कैसे निकालते थे, पीछे हमने पढ़ा था। तो P है तो डेल्टा P अपान P = प्लस माइनस, अब ये 3 है तो हमने बताया था कि ये पहले आ जाएगा, तो 3 और ये डेल्टा A अपान A आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए, B का स्क्वायर है तो ये 2 पहले आ जाएगा, डेल्टा B अपान B लिखेंगे, पीछे NCERT में पढ़ चुके हैं। प्लस ये देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब हाफ होता है, आधा, तो 1/2 लिखेंगे, डेल्टा C अपान C प्लस डेल्टा D अपान D लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर, इसलिए P में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अब जब हम लोग प्रतिशत त्रुटि निकालते थे तो प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर दिया। तो प्लस माइनस 3 डेल्टा A अपान A × 100 प्लस 2 डेल्टा B अपान B × 100 प्लस
हाफ डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, सब में 100 का गुणा हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू 1%, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इक्वल टू 3%, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 इक्वल टू 4%, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल टू 2%। ये क्वेश्चन में हमारे दिया गया है परसेंट में, मतलब प्रतिशत ये दी गई है ABCD की, तो वही ये लिख रहा है, तो सारा लिख दिया। अब सारी वैल्यू रख देना है, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए हमारा 3% था, तो 3 का गुणा था और ये 1% था, तो 1 हो गया, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी हमारा स्क्वायर में था, तो 2 का पहले गुणा हुआ था और ये 3% था, तो 3 हो गया, प्लस हाफ डेल्टा सी अपॉन सी 4% है, डेल्टा डी अपॉन डी 2% है, तो सी 4% हो गया, प्लस ये पूरे का रहेगा, पूरे का हाफ है, प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेट करने पर प्लस माइनस 3 प्लस 6 प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 2। अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो अंडर रूट है ये केवल सी में है, केवल सी में है। यहाँ पर देखिए पूरे में लगा दिया है, तो ये सब ध्यान दीजिए, बहुत गलतियां हैं इसमें। तो ये केवल सी में है, इतना ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसने देखिए केवल सी का हाफ किया है यहाँ पर कैलकुलेशन में, इसका नहीं किया। इसका मतलब ये अंडर रूट के बाहर था। तो ये हमारा वैल्यू आ गई जोड़ने पे प्लस माइनस 13%। अब परिणाम 13% में 2 सार्थक अंक है, 13% में 2 सार्थक अंक है, 1 और 2। अतः P इक्वल टू 3.763 के मान में भी केवल 2 सार्थक अंक होने चाहिए। तो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर इसकी वैल्यू इतना हो 3.763, तो कह रहा है कि आप परिणाम का किस मान तक निकटन करेंगे, यानी कितने अंक तक कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 सार्थक अंक है, तो हम 2 सार्थक अंक तक लिखेंगे। तो अतः P के मान को 2 सार्थक अंकों तक पूर्णांक करने पर तो P बराबर 3 अब देखिए 6 5 से ज्यादा है, इसलिए इसको 1 बढ़ा देंगे, तो ये आ गया 3.8 प्राप्त होगा। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, और छपाई करने में बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन के 4 भिन्न सूत्र दिए गए हैं। कोई आवर्त गति कर रहा है, कोई कण, पीरियाडिक मोशन जिसको कह सकते हैं, तो उसमें विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के नापने के 4 फार्मूले दिए गए हैं। y इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, y इक्वल टू ए साइन v इंटू टी, y इक्वल टू ए अपान कैपिटल टी साइन टी स्मॉल टी अपान एल्फा, y इक्वल टू ए रूट 2 साइन 2 पाई टी अपान कैपिटल टी प्लस कास 2 पाई टी अपान कैपिटल टी। एल्फा कण का अधिकतम विस्थापन है, v कण की चाल है, t गति का आवर्तकाल है, और विमीय आधारों पर गलत सूत्रों को निकाल लीजिए। तो जो विमीय आधार पर गलत है उनको हटा देना है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ की हम लोग विमाएं बराबर करेंगे, जिसमें बराबर सबकी नहीं आएंगी, सब हर एक खंड की विमा अलग अलग बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो विमीय सूत्र गलत हो जाएगा। तो विमाओं के समांगता के नियमानुसार यदि किसी संबंध में सभी जोड़े या घटाए जाने वाले पदों की विमाएं समान है तो संबंध सही है, और यदि नहीं है तो गलत है। तो इसको ध्यान देना है, पीछे हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ भी चुके हैं। तो प्रत्येक संबंध में बाएं पक्ष की विमा यल है। अब देखिए बाएं पक्ष में विस्थापन है, विस्थापन को किस में नापेंगे, मीटर में। दूरी हो या विस्थापन नापेंगे तो मीटर में, यानी लेंथ है एक तरह से।
तो इसका बीमा कैपिटल एल है। अतः दाएं पक्ष की बीमा भी एल होनी चाहिए। अब अगर हमारा फार्मूला या सूत्र सही है तो दाहिनी पक्ष की भी बीमा इतनी होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमको बराबर रखना है। तथा त्रिकोणमितीय फलनों का कोण बीमाहीन होना चाहिए। जो त्रिकोणमितीय फलन है, मतलब जो त्रिकोणमिति के हिसाब से है, उसका कोण बीमाहीन होना चाहिए। वैसे भी एंगल की कोई बीमा नहीं होती, क्योंकि चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप को भी मीटर में नापेंगे, त्रिज्या को भी मीटर में नापेंगे, मीटर मीटर कट जाएगा, इसलिए कोई बीमा नहीं होती। अब देखते हैं। अब देखिए, चूंकि 2 पाई स्मॉल टी अपॉन टी बीमाहीन है, क्योंकि ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। बस फर्क ये है कि ये पूरे आवर्तकाल का टाइम है और ये बीच में कहीं भी नापा जा सकता है। अतः दाएं पक्ष की बीमा इक्वल टू एल हो जाएगी, क्योंकि 2 पाई टी अपॉन टी ये तो बीमाहीन हो गया, बचा ए। तो ये जो है ए हमारा विस्थापन ही है एक तरह से, इसको भी मीटर में ही नापेंगे। ये हमारा एक तरह से एम्पलीट्यूड कह सकते हैं इसको। तो जैसे मान लीजिए कोई तरंग चल रही है, तो ये बीच की दूरी, इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं लैम्डा। और ये इसको अगर सेंटर माना जाए यहाँ से, तो ये जितना होता है इसको एम्पलीट्यूड या ए बोलेंगे। तो इसको भी मीटर में ही नापेंगे, तो इसलिए इसकी भी बीमा एक ही एल हो जाएगी। तो ये बीमा इसकी समान है, अतः यह सूत्र सही है। आगे वाले देखते हैं। y बराबर ए साइन वी टी। तो दाएं पक्ष की बीमा, अब ये दाएं पक्ष मतलब राइट हैंड साइड देख रहा है, तो एक एल हो गई साइन। अब v हमारा चाल या वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड है, तो मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी, और ऊपर जाएगा तो -1, और टी की टी हो जाएगी, तो एल साइन एल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कोण बीमाहीन नहीं है। अब ये साइन के साथ जो कुछ भी है, चाहे जो हो, लेकिन साइन थीटा लिखा जाता है तो ये कोण ही माना जाएगा। तो यहाँ पर बीमाहीन होना चाहिए, जबकि एल आ रहा है, अतः यह सूत्र सही नहीं है। अब अगला देखते हैं। y इक्वल टू ए अपॉन टी साइन टी बाई ए। दाएं पक्ष की बीमा अब इधर की निकाल रहा है, तो ए अपॉन टी। यहाँ पर देखिए गलत लिखा है, ये टी होना चाहिए था, टी। इसका ऊपर वाले का एल, नीचे वाले का टी। साइन ऊपर वाले का टी हो जाएगा बीमा, नीचे वाले का एल। तो ये आ जाएगा एल टी ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स साइन। अब ये एल ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स टी आ जाएगा। अब देखिए फिर ये कोण है चूंकि, और ये बीमाहीन नहीं आ रहा है, यहाँ कोण बीमाहीन नहीं है, अतः यह सूत्र सही नहीं है। अब डी वाले में देखते हैं। ये डी वाला दिया गया, तो यहाँ पर देखिए दाएं पक्ष की बीमा, तो ये एल हो गई, इसकी ए एल हो गई, ये बीमाहीन ही है। साइन 2 पाई बीमाहीन है, ये ऊपर वाले की टी और नीचे वाले की भी टी, तो एक टी खत्म हो जाएंगे, यानी ये बीमाहीन हो जाएगा। प्लस काश 2 पाई टी बाई टी। 2 पाई की कोई बीमा नहीं होगी, संख्या पाई है जितने भी हमारे ऊपर नीचे कट जाते हैं वो सब बीमाहीन होते हैं। तो ये भी बीमाहीन आ गया, ये भी बीमाहीन आ गया, और ये एल है, इधर भी एल हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों तरफ एल आ रहा है, इसका मतलब ये सूत्र सही है। तो यहाँ पर देखिए एल लिख दिया, साइन टी बाई टी लिख दिया, काश टी बाई टी। अब ये कटेंगे तो थीटा हमारा बीमाहीन आ गया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और दाएं तरफ एल है, ए के लिए एल, और बाएं तरफ भी दाएं वाई है, तो उसके लिए भी एल। दोनों तरफ की बीमाएं भी समान है, अतः यह हमारा सूत्र सही होगा। चूंकि कोण बीमाहीन तथा दाएं पक्ष की बीमा बाएं पक्ष की बीमा के बराबर है, अतः यह सूत्र सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान
यानी मूविंग मास, मतलब चलने में उसका द्रव्यमान कितना। देखिए कोई चीज़ रुकी है तो उसका द्रव्यमान कम होगा, लेकिन वो जब मोशन करती है, वेलोसिटी में जाती है, तो अगर उसमें एक्सीलरेशन है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, क्योंकि स्पीड से बार बार चेंज हो रही है तो पीछे की ओर दबाव लगता है, प्रेशर। इस तरीके से सोचिए, अगर कहीं कोई चीज़ है तो जैसे हवा में आप दौड़ रहे हो तो हवा तुमको पीछे की ओर ढकेल रही, तुम आगे की ओर, तो तुम्हारा द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार कह रहा है विराम द्रव्यमान m0 है और चलने वाला द्रव्यमान m है, वेलोसिटी यानी चाल v है और प्रकाश की चाल c के बीच है। यह संबंध सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के विशेष आपेक्षिकता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। अब कह रहा है कि कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद करता है, लेकिन स्थिरांक c को लगाना भूल जाता है। यहाँ पर देखिए c को भूल गया, तो कह रहा है वो लिखता है m बराबर m0/1 माइनस v स्क्वायर पूरे ब्रैकेट में बाहर हाफ, या इसी को अंडर रूट लिख सकता है। तो कह रहा है कि अनुमान लगाइए कि c कहाँ है लगेगा। अब हम c लगाने के लिए इधर की बीमा इधर की बीमा के बराबर करेंगे, अगर बराबर हो गई तभी वो सूत्र सही होगा। तो c को ऐसी जगह लगाया जाएगा कि इधर की बीमा इधर की बीमा बराबर आ जाए, क्योंकि तभी ये फार्मूला सही हो पाएगा। तो देखिए लड़के द्वारा लिखा गया संबंध m बराबर m0/1 माइनस v स्क्वायर पूरा ब्रैकेट में हाफ है। अब देखिए विमीय समांगता के नियम से किसी संबंध में दोनों ओर की विमाएं समान होनी चाहिए। देखिए समान लिखना भूल गया, अर्थात संबंध के दोनों पक्ष में m, l व t की घातें समान होनी चाहिए। अब m की विमा m0 की विमा के बराबर है, क्योंकि दोनों द्रव्यमान है। अतः संबंध को हर यानी डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला है जो नीचे दिया गया, विमाहीन होना चाहिए। अब ये जब इसके बराबर हो गया, ये भी द्रव्यमान ये भी द्रव्यमान, तो इधर की विमा इधर के बराबर होगी। अगर इसकी विमा ना हो तो इसको विमाहीन होना पड़ेगा, तभी हमारा फार्मूला सही निकलेगा, नहीं तो इधर इधर की विमाएं अलग अलग आ जाएंगी। तो वही कह रहा है कि अतः संबंध को हर यानी डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा है 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर हाफ विमाहीन होना चाहिए। यहाँ संख्या एक तो विमाहीन है, यहाँ पर ये एक, परंतु वी स्क्वायर विमाहीन नहीं है। अब वी स्क्वायर को विमाहीन करने के लिए ऊपर वी स्क्वायर है तो नीचे भी वी स्क्वायर की जो विमा हो उसी तरह के किसी राशि का भाग दे दें अगर, तो ये भी विमाहीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक आ जाएगा तो विमाहीन हो जाएगा। तो चूंकि ये द्रव्यमान जो है उसका वेग है और ये प्रकाश का वेग है, वेग वेग की विमा समान होगी, इसलिए सी स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा। अतः यह विमाहीन होने के लिए वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होना चाहिए। तो सी स्क्वायर का भाग दे दिया, इसका मतलब हमारा जो संबंध सही होगा वो ये आना चाहिए था। तो ये होगा सही संबंध। अब आज यहीं तक, अब अगले लेक्चर में फिर स्टडी करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से।